Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching Mr. Zawji's YouTube channel. Today we are going to discuss about functions, anatomy, disorders and lung capacities, different types of lung capacities in today's lecture. So first of all we are going to look at the function of the respiratory system. इसका काम क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज करवाना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पायरेशन और गैसेस एक्सचेंज. अब ये गैसेस एक्सचेंज ब्लड के दरमियान में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान में होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ये लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के अंदर होता है. सिर्फ और सिर्फ एल्वियोलाई जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए. पैसेज वेज का काम ये होता है एयर पैसेज वे का कि इनकमिंग एयर को वार्म करना, मॉइस्चर करना, ह्यूमिडिफाई करना और उसको फ़िल्टर करना, उसमें से डस्ट वगैरह को सेपरेट करना. इसके साथ साथ ये थोड़ा बहुत कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर भी उसको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, ब्लड पंपिंग के ब्लड रिसीविंग के अंदर, उसकी प्यूरिफिकेशन के अंदर. अब ऑर्गन्स की बात करें तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी आते हैं? नोज़ है हमारे पास, फेरिंक्स है, लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स है और एल्वियोलाई है. ये चंद एक स्ट्रक्चर्स आपके पास विजिबल है जिसके अंदर आपके पास टीथ हैं, नोस्ट्रिल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की कोंकाई वगैरह, डिप्रेशंस वगैरह हैं, हाइलस हैं, पैलेटाइन्स वगैरह हैं, तालु वगैरह जिसे कहते हैं हम, और ग्लोटिस है, एपिग्लोटिस है, फूड पाइप है, विंड पाइप है. ये सारे आपके पास स्ट्रक्चर्स विजिबल हैं. एनाटॉमी में सबसे पहले हमारे पास नेज़ल कैविटी आती है. नेज़ल कैविटी के अंदर नोस्ट्रिल्स होते हैं और olfactory रिसेप्टर्स जो है ये म्यूकोसा के अंदर लोकेटेड होते हैं ऑन द सुपीरियर सरफेस, मतलब बाहर वाले ऊपर वाले रीजन के ऊपर. बाकी कैविटी के अंदर हमारे पास रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होता है. इसका काम क्या होता है कि ये आने वाले एयर को मॉइस्चर करता है और फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, पकड़ लेता है, अंदर नहीं जाने देता एयर पैसेज वे में. लेटरल वाल्स के अंदर प्रोजेक्शंस होती हैं. इन प्रोजेक्शन को कहते हैं कोंकाई. इनसे सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है. इसके साथ साथ ये जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो एयर टर्बुलेंस भी बढ़ जाती है, एयर क्रशिंग जो है वो बढ़ जाती है, एयर ज़्यादा इनसाइड आउटसाइड आ जाएगी. उसके बाद नेज़ल कैविटी जो है, ओरल कैविटी सेपरेटेड होती है, पैलेट के ज़रिए अलग होती है, एक दूसरे से अलग होती हैं, जिसे हम कहते हैं तालू. अब ये भी दो तरह का पैलेट होता है. एंटीरियर अंदर वाला जो है हार्ड पैलेट होता है जो कि बोन का बना होता है. बाहर वाला सॉफ्ट पैलेट होता है जो कि मसल का बना होता है. पैरानेज़ल साइनसिस के अंदर हमारे पास कैविटीज़ आती हैं जो कि फ्रंटल बोन से मिलकर बनी होती हैं. सफेनाइड बोन, एथमाइड बोन और मैक्सिलरी बोन, ये सारा आगे वाला हिस्सा होता है मुंह का. उसके बाद पैरानेज़ल साइनसिस के फंक्शंस की बात करें तो एक तो स्कल को लाइटन कर देते हैं, मतलब इसको थोड़ा वेट कम कर देते हैं. उसके साथ साथ ये रेजोनेंस चैम्बर होते हैं स्पीच के, कि अगर इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, ये मूव नहीं करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. उसके साथ साथ ये म्यूकस जो है उसको ड्रेन करते हैं नेज़ल कैविटी के अंदर, कि उसको अंदर नहीं जाने देते, एयर पैसेज वे में सारे फिल्टर वगैरह कर लेते हैं पार्टिकल्स वगैरह को. फेरिंक्स या थ्रोट जो है ये मस्कुलर पैसेज होता है नेज़ल कैविटी से लेकर लैरिंक्स तक. इसके 3 रीजन होते हैं. नेज़ोफेरिंक्स जो कि सुपीरियर रीजन होता है नेज़ल कैविटी के पीछे की तरफ. ओरोफेरिंक्स जो है ये मिडिल रीजन होता है, सेंटर में होता है माउथ के. और उसके बाद लैरिंजोफेरिंक्स जो है इन्फीरियर रीजन, बिल्कुल बैकवर्ड पे होता है, लैरिंक्स के पास होता है. ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स जो ये कॉमन पैसेज वेज हैं, मतलब यहीं पे एयर और फूड जो सेपरेट होते हैं यहाँ पे. स्ट्रक्चर्स ऑफ द फेरिंक्स की बात करें तो इसके अंदर ऑडिटरी ट्यूब्स आती हैं जो कि नेज़ोफेरिंक्स में जाके ख़त्म होती हैं. टॉन्सिल्स आते हैं इसके फेरिंक्स के अंदर हमारे पास. फेरिंजियल टॉन्सिल्स होते हैं जो कि एडिनाइड्स कहलाते हैं, ये नेज़ोफेरिंक्स में होते हैं. पैलेटाइन टॉन्सिल्स जो हैं ये ओरोफेरिंक्स में होते हैं. लिंगुअल टॉन्सिल्स जो हैं ये बेस ऑफ द टंग, मतलब इसके नीचे होते हैं ज़बान के. उसके बाद है लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स. इसका काम होता है कि ये आने वाली हवा को रास्ता देता है और हवा को और खाने को अलग-अलग रखता है. उसके साथ साथ इसका रोल होता है स्पीच प्रोड्यूस करने के अंदर, मतलब जो आवाज़ पैदा होती है उसके अंदर वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड्स का बहुत बड़ा रोल होता है. अगर ये वाइब्रेट ना करें तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. उसके साथ साथ ये जो 8 रिजिड हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है और एक स्पून शेप फ्लैप ढक्कन होता है. इस ढक्कन को, इलास्टिक कार्टिलेज को एपिग्लोटिस कहा जाता है. जब फूड आता है तो ये क्या होता है, ये जो है हमारे पास ओपन हो जाता है, जब एयर आती है तो ये क्लोज़ हो जाता है. इसकी जो है वो कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इसकी ओपनिंग क्लोजिंग जो है फूड के स्टिमुलस के साथ और एयर के स्टिमुलस के साथ होती है. स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंक्स की अगर बात करें तो थायराइड कार्टिलेज से बना होता है. लार्जेस्ट हाइलिन कार्टिलेज है ये, और ये प्रोट्रूडिस एंटीरियरली बाहर की तरफ आती है, इस वजह से एडम्स एप्पल भी कहते हैं. उसके बाद एपिग्लोटिस है, ये सुपीरियर ओपनिंग है लैरिंक्स के ऊपर, सबसे ऊपर वाली ओपनिंग है. अब ये फूड को और एयर को सेपरेट करना हमारे पास इसी का काम है. अच्छा, उसके बाद वोकल कॉर्ड्स आते हैं, ये जिन्हें हम वोकल फोल्ड्स भी कहते हैं. जब एयर इनके अंदर से गुजरती है तो ये वाइब्रेट करते हैं. इनके वाइब्रेट करने से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है. उसके बाद ग्लोटिस है,
ग्लोटिस जो है वो ओपनिंग होती है वोकल कॉर्ड्स के दरमियान में। उसके बाद ट्रैकिया है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। ये कनेक्ट करता है लैरिंक्स को ब्रोंकाई के साथ। इसके अंदर सिलेटेड म्यूकोसा होता है। उसके अलावा जब ये बीट करता है ना कंटिन्यूसली मुस्तकिल तौर पे, अब अगर एयर आ रही है सामने से तो ये पीछे की तरफ बीट करेगा, एयर पीछे से आ रही तो ये सामने की तरफ बीट करेगा। उसके अलावा ये म्यूकस जो है एक्सपेल करेगा डस्ट वगैरह को और बाकी डेब्रिस को लंग्स से दूर फेंकेगा ताकि वो लंग्स में ना जाएँ, इनकमिंग एयर से निकालेगा। उसके साथ साथ ट्रैकिया की जो वाल्स हैं वो सी शेप्ड होती हैं, मतलब सी शेप्ड रिंग्स होती हैं। जब हवा ना भी हो तो ये इनको आपस में कोलैप्स होने से बचाती हैं। उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई किससे बनता है? फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ द ट्रैकिया, के ट्रैकिया डिवाइड होता लंग्स में एंटर होता है और ट्यूब्यूल्स बनाता है। इन ट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं ब्रोंकाई। अब ये एंटर होती है लंग के अंदर एट द हाइलस, के जहाँ से ट्रैकिया एंड होता है वहाँ पे गड़ा होता है लंग के अंदर, उसको कहते हैं हम हाइलस, या उसे मीडियल डिप्रेशन भी कहते हैं, पिट कहते हैं जिसे गड़ा। अब जो राइट ब्रोंकस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, शॉर्टर होता है और स्ट्रेटर होता है लेफ़्ट की निस्बत। ब्रोंकाई को फिर डिवाइड किया जाता है, सब डिवाइड किया जाता है छोटी छोटी और मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर। लंग्स की बात करें तो ज़्यादातर जो चेस्ट कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, उसको लंग्स कवर करते हैं। एपिक्स जो है वो नियर द क्लेविकल होती है, जिसे हम सुपीरियर पोर्शन भी कहते हैं। जो ऊपर वाली जो हमारी ब्यूटी बोन होती है जो जॉइंट करती है हमारे शोल्डर्स को हमारी बॉडी के साथ, मेन बॉडी के साथ, इसे हम क्लेविकल कहते हैं। उसके बाद बाकी जो एरिया है वो लंग्स का डायफ्राम नीचे से सपोर्ट करता है इसको, लंग्स को, कि वो नीचे ना गिरें। उसके अलावा ये पुश भी करता है जब वो एक्सहेलेशन करते हैं लंग्स। हर लंग जो है वो लोब्स के अंदर डिवाइडेड होता है। लेफ़्ट लंग थोड़ा साइज़ में छोटा होता है, इस वजह से इसके अंदर सिर्फ 2 लोब्स होती हैं जिन्हें हम प्लूरा मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। जबकि राइट लंग जो थोड़ा बड़ा होता है और उसके अंदर 3 लोब्स होती हैं जिन्हें हम प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर है लेफ़्ट राइट लंग का। आपके पास जो रेड कलर्स की हैं ये आर्टरीज़ हैं, जो आपके पास डार्क कलर की हैं ब्लूइश की वो हमारे पास वेन्स हैं, और जो हमारे पास लाइट ब्लूइश कलर की जो हमारे पास वो हमारे पास कैपिलरीज वगैरह हैं। और ये सारे हमारे पास के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स के इसके हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके एल्वेलाई के आगे हमारे पास एल्वेओलर डक्ट, सैक्स वगैरह, एल्वेलस, ये सारे स्ट्रक्चर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लंग्स को। कवरिंग्स ऑफ द लंग्स की अगर बात करें तो पल्मोनरी प्लूरा जो है वो लंग सरफेस को कवर करती है। पैरेटल प्लूरल लाइंस करती हैं वाल्स ऑफ द थोरेसिक कैविटी को। अब प्लूरा मेम्ब्रेन को ही कहते हैं हम। प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो एरिया को फिल करता है लेयर्स के दरमियान में, ताकि ग्लाइडिंग हो, मतलब लेयर्स आपस में एक दूसरे से मूव करें लेकिन रगड़ पैदा ना हो दोनों के दरमियान में। अब रिस्पिरेटरी ट्री डिवीजन की बात करें तो हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई आता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोले एंड टर्मिनल ब्रोंकियोले। ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं? हमारे पास स्मॉलेस्ट ब्रांचेज होती हैं ब्रोंकाई की, वो डिवाइड होती ब्रोंकियोल्स के अंदर वो बन जाती हैं। अब इन ब्रोंकियोल्स मज़ीद डिवाइड होती है एल्वेलस के अंदर या एल्वेलाई के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाती हैं। जो आप डायग्राम में देख सकते हैं एक छोटा सा पार्ट लिया गया है एल्वेलर डक्ट, उसके अंदर हमारे पास एल्वेलर डक्ट हैं। एल्वेलर डक्ट के बाद हमारे पास एल्वेलाई हैं, उसके अंदर हमारे पास एल्वेलर सैक है, एक सैक के अंदर बहुत सारे हमारे पास मज़ीद एल्वेलाइज होते हैं। अब रिस्पिरेटरी जोन के स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास आते हैं रिस्पिरेटरी ब्रोंकियलाई आते हैं, एल्वेलर डक्ट और एल्वेलाई आते हैं। अब साइड ऑफ गैस एक्सचेंज हमारे पास वो एल्वेलाई ही है, यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होना है सारा। अब एल्वेलाई हमारे पास बनता है एल्वेलर डक्ट से, एल्वेलर सैक से, एल्वेलस से, और यहीं पे हमारे पास हो रहा है गैसेस एक्सचेंज। अब रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या एयर ब्लड बैरियर की अगर बात करें तो थिन स्केमस एपिथेलियल लेयर होती है एल्वेलर वाल्स के अराउंड, मतलब इसके बाहर एक स्ट्रॉन्ग लेयर होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि इसके अंदर से गैसेस एक्सचेंज होना होता है और गैसें जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं इसकी वाल्स के ऊपर। पल्मोनरी कैपिलरीज जो हैं ये बाहर वाला सरफेस एल्वेलाई का कवर करती हैं ताकि ये टूट फूट का शिकार ना हो, और इसके दरमियान में गैसेस एक्सचेंज, फूड एक्सचेंज, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो चलती रहे। अब इवेंट्स ऑफ रिस्पिरेशन की अगर बात करें तो पल्मोनरी वेंटिलेशन होती है, मतलब इसमें क्या होता है जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड लंग से बाहर जाएगी तो हम इसे पल्मोनरी वेंटिलेशन कहेंगे। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कब होगी? जब गैसेस एक्सचेंज ब्लड के दरमियान में और एल्वेलाई के दरमियान में होगा। उसके बाद रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट क्या होती है? जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए, मतलब ब्लड सेल्स के ज़रिए एक्सचेंज होगा, दैन इट विल बी कॉल्ड एज रिस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट। उसके बाद इंटरनल रिस्पिरेशन क्या है? जब गैस एक्सचेंज ब्लड के दरमियान में और टिश्यू सेल्स के दरमियान में सिस्टमिक कैपिलरीज में होगी, जिसे हम हमारे पास जो सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन होती है उसके अंदर अगर होगा तो हम उसे कहेंगे इंटरनल रिस्पिरेशन। अच्छा, उसके बाद एक्सहेलेशन में क्या होता है? लार्जली पैसिव प्रोसेस विच डिपेंड्स ऑन नेचुरल लंग इलास्टिसिटी। डेफिनेटली बात है, जिस बंदे के लंग्स जितने हेल्दी होंगे वो उतने अच्छे से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करेगा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करेगा, गैसों को अंदर और बाहर धकेलेगा।
जैसे मसल रिलैक्स करते हैं, एयर जो लंग से बाहर पुश कर दी जाती है। फोर्स एक्सपायरेशन में क्या होता है कि हम कंट्रैक्ट करते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। आपकी जो रिब के मसल्स होते हैं, छाती के मसल्स होते हैं, हम उन्हें इंटरकोस्टल मसल्स भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, छाती को दबाते हैं जिससे लंग्स दबते हैं। लंग के दबने से उनके ऊपर प्रेशर आता है और हवा जो है बाहर आ जाती है। एक्सहेलेशन में आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि किस तरह जो है ऊपर से प्रेस कर रहे हैं रिब्स, और जो अंदर से लंग्स है वो कंप्रेस होकर अंदर की तरफ मुड़ते हैं जिससे हवा बाहर निकलती है। अब नॉन रिस्पिरेटरी एयर मूवमेंट्स की अगर बात करें तो ये रिफ्लेक्सेस या वॉलंटरी एक्शन भी हो सकते हैं, जैसे कि कफ और स्नीज़ है, क्लियर लंग्स ऑफ डेब्रिस, उसके अलावा लाफिंग, क्राइंग, यॉन एंड हिकअप, ये सारे हमारे पास वॉलंटरी होते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से ये परफॉर्म कर सकते हैं। रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये डिपेंड करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, और तकरीबन 500 मिलीलीटर तक एयर जो है वो हर ब्रीथ के अंदर आती है, जिसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम या टीवी। अब पर्सन का जो साइज, जितना बड़ा जिस्म होगा उतनी ज़्यादा उसे गैसेस चाहिए होंगी, जितने ज़्यादा उसका सेक्स डिटर्मिनेशन होगी, जितने उसकी सेक्शुअल पावर्स होंगी उतनी ज़्यादा उसको गैसेस चाहिए होंगी। जितनी ज़्यादा उसकी एज होगी उसका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उतना वीक होता चला जाएगा। फिजिकल कंडीशन जितना बीमार होगा उतना कम वो रिस्पायर करेगा, उतना कम वो ब्रीथ करेगा। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि लंग की कैपेसिटी क्या होगी, लंग के अंदर गैसेस का वॉल्यूम कितना होगा। अब जो रेजिडुअल वॉल्यूम जो बाकी रह जाता है एक्सेलेशन के बाद भी, तकरीबन वो गैसों का 1200 मिलीलीटर रह जाता है लंग्स के अंदर। और जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसे हम IRV भी कहते हैं, इसके अंदर एयर जो अंदर आती है फोर्सिबली फोर्स के ज़रिए, वो तकरीबन 2100 मिलीलीटर से लेके 3200 मिलीलीटर तक अंदर लेके आया जा सकता है। और जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं, एक्सपेल कर सकते हैं, वो तकरीबन 1200 मिलीलीटर तक हो सकती है। अब रेजिडुअल वॉल्यूम जो बाकी रह जाती है IRV और ERV के बाद, उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये तकरीबन 1200 मिलीलीटर तक जो है वो रह जाती है हमारे लंग्स के अंदर। अब वाइटल कैपेसिटी सम है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम का, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। उसके बाद है डेड स्पेस वॉल्यूम, वो हवा जो कंडक्टिंग जोन में तो रहती है लेकिन एल्वेलाई में नहीं पहुंच पाती, ये तकरीबन 150 मिलीलीटर तक हो सकती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फंक्शनल वॉल्यूम, वो एयर जो रिस्पिरेटरी जोन में पहुंचती है और तकरीबन वो उसकी अमाउंट जो है 350 मिलीलीटर तक 350 ml तक होती है। रिस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे हम कहते हैं स्पायरोमीटर। अब रिस्पिरेटरी साउंड ये मॉनिटर किए जाते हैं स्टेथोस्कोप के साथ, जो डॉक्टर हजरात लगा के बैठे होते हैं। ब्रोंकियल साउंड्स प्रोड्यूस तब होते हैं जब हवा जो है ट्रैकिया या ब्रोंकाई के अंदर से पास आउट होती है, और वेसिकुलर ब्रीथिंग साउंड्स तब पास होते हैं जब एयर जो है वो एल्वेलाई में फिल होती है। उसके बाद है एम्फीजीमा डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम के। एल्वेलाई जो है इसमें बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होती है उसकी। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से क्या होता है, लंग फिब्रोसिस हो जाती है, उसके मतलब टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। एयरवेज कोलैप्स हो जाते हैं, एक्सपायरेशन नहीं हो पा रही होती, इंस्पायरेशन नहीं हो पा रही होती, लंग्स फंक्शन नहीं कर पा रहे होते, एक्सपैंड और कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पा रहे होते। पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है सांस निकालने में। ओवर इन्फ्लेशन जो अगर लंग्स की हो जाए, ओवर इन्फ्लेशन अगर लंग्स की हो जाए तो उससे क्या होता है, परमानेंटली एक्सपैंडेड बैरल जो चेस्ट है वो हो सकता है। उसके अलावा साइनोसिस अपीयर हो सकती हैं बाद में जब डिजीज़ बढ़ती चली जाती है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होता है, म्यूकस जो होता है लोअर रेस्पिरेटरी पैसेजेस का, वो बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो जाता है और जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। जो पूल्ड म्यूकस है वो इम्पेयर हो जाती है, वेंटिलेशन और गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता। अब जो रिस्क है लंग इन्फेक्शन का वो भी बढ़ जाता है। नमोनिया कॉमन है, बहुत ज़्यादा होता है। हाइपोक्सिया और साइनोसिस ये भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। उसके बाद है लंग कैंसर, ये तकरीबन 1/3 लोगों के अंदर अमेरिका में हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो स्मोकिंग है। 3 तरह का हो सकता है ये, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, कार्सिनोमा का मतलब है कैंसर काजिंग, एडिनो कार्सिनोमा इंटरनल हो सकता है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा छोटे छोटे सेल्स के अंदर भी हो सकता है। उसके बाद है SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अब ये तब होता है जब इन्फेंट्स जो है वो जब नौज़ायदा बच्चा होता है वो रात के वक्त जब सो रहा होता है या दिन के टाइम, तो सांस लेने में से मसला होता है, उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर देखा गया कि रिस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर है वो काम नहीं कर पाता सही से। 1/3 केसेस के अंदर ये देखा गया है कि उनको हार्ट ब्रीथिंग एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, मतलब उनका जो है ब्लड प्रेशर वो सही नहीं रहता। उसके बाद एस्थमा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं उसकी एयर पैसेज वे किसी भी सडन पार्टिकल्स के गैस, जैसे कि पोलन है, डस्ट है, मुख्तलिफ टाइप्स के हमारे पास एलर्जन्स होते हैं, सिगरेट स्मोक वगैरह है। तो इससे क्या होता है उनको दमा वगैरह या दमे के दरअसल में होता है क्या कि ख़ास चीज़ के खास अगेंस्ट जब उसको एक्सपोज किया जाता है तो उसकी बॉडी ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स देती है, जिसमें बहुत ज़्यादा उसको कफिंग, स्नीजिंग, वीजिंग वगैरह होती है। तो ये सारे हमारे पास जो है चंद डिसऑर्डर्स हमने देखे हैं।
उसके अलावा एजिंग इफेक्ट्स जो हैं, इसके अंदर क्या होता है, इलास्टिसिटी जो लंग्स डिक्रीजेस के जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लंग्स कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है, वाइटल कैपेसिटी कम होती चली जाती है, सॉरी से वाइटल कैपेसिटी कम होती चली जाती है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जाता है। उसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो रहनी कम हो जानी शुरू होती है और बार बार रिस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस होते हैं। उसके बाद रिस्पिरेटरी चेंजेस, अब जो बच्चे होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, 40 से 80% रिस्पायरेशन 1 मिनट में। जो उससे थोड़े बड़े होते चले जाते हैं 1-2 साल के, उनके अंदर 30 रिस्पायरेशन, जब उससे बड़े होते हैं तो 5 से 25, और जब नौबालिग हो जाते हैं तो तब 12 से लेकर 18 रिस्पायरेशन 1 मिनट तक हो सकती हैं।